गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग लाइव क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सभी तक मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? स्क्रीन पर दिख रहा है सारा कुछ? स्क्रीन क्लियर विजुअल है? चलिए ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में लेबर पर स्टडी कर रहे थे, लेबर के बारे में हमने समझा था और लेबर के स्टेजेस का इंट्रोडक्शन हमने देखा था और हमने स्टेज फर्स्ट जो है लेबर का, इसके डेफिनेशंस, इसमें कौन कौन से एक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसके फेजेस होते हैं और इसमें क्या मैनेजमेंट किया जाता है, इन चीज़ों को पिछली क्लास में हमने पढ़ा। तो मैं सबसे पहले क्लास को कंटिन्यू करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले आप लोग से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो स्टेज फर्स्ट है इसमें कितने फेजेस होते हैं? स्टेज फर्स्ट में कितने फेज होते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग कि कितने फेज होते हैं, कितने फेज होते हैं टोटल। उसका नेम क्या होता है? स्टेज वन का कितने फेज है और उसके नाम क्या है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए। चलिए, जो स्टेज फर्स्ट है इसके टोटल 2 फेज हैं, ठीक है ना? 2 फेज है। कौन कौन से हैं? लैटेंट फेज, लैटेंट फेज और एक्टिव फेज। कौन सा है? लैटेंट फेज और एक्टिव फेज। क्लियर है? यही 2 फेज है ना? ठीक है। अब आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए कि हम लोग जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें करने हैं, इन शॉर्ट में पॉइंट्स के फॉर्म में आप लोग बताइए मुझे। कमेंट कीजिए, पॉइंट्स के फॉर्म में कमेंट कीजिए। जैसे कि एग्जांपल बता दे रही हूँ, जैसे कि हमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास करवाना है तो इसमें क्या हो गया पॉइंट? यूरिन पास करवाना। दूसरा क्या हो जाएगा? रेक्टम को मतलब खाली करवाना है, स्टूल पास करवाना होता है, ठीक है। और क्या? वाइटल्स चेक करने होते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है इसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना होता है। और क्या होता है? सारे चीज़ें ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, विजाइनल एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं करके। तो ये कुछ बेसिक मैनेजमेंट हम करते हैं, ठीक है। सही है? सही है सभी का? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग स्टेज 2 के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हम लोग कौन सा स्टेज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? स्टेज 2 के बारे में। और आप लोग बताइए कि स्टेज 2 में क्या होता है। मेनली जो स्टेज 2 में है ये है बच्चे का एक्सपल्सन, बच्चे का बर्थ। जो फीटस है, बेबी है, वो यूट्रस से, गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। किस स्टेज में? स्टेज 2 में। लेबर के स्टेज 2 में बच्चा जो है वो गर्भाशय से बाहर निकल जाता है और इसमें मतलब जो जो प्रोसेस होते हैं, क्या क्या, किस तरह से ये फंक्शन, किस तरह से ये प्रक्रिया होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पैराग्राफ के थ्रू। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे
जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल होगा। प्रसव की द्वितीय अवस्था, लेबर सेकेंड स्टेज। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें ये कब से होता है? ग्रीवा के पूर्ण विस्तारण यानी कि जो सर्विक्स है उसके पूरा डायलेट होने के पश्चात या बाद में प्रसव की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था के दौरान ही शिशु का जन्म होता है। पहला पॉइंट, शिशु के जन्म के साथ ही यह अवस्था पूर्ण हो जाती है। स्टार्ट कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ? जब पूरी तरह 10 सेंटीमीटर जो सर्विक्स है वो डायलेट हो गया, और अंत इसका कब हुआ? जब बच्चे का पूरी तरह जन्म हो गया। ठीक है, बर्थ हो गया, उसके बाद ये अवस्था खत्म हो जाता है। ठीक है, इतनी पॉइंट क्लियर है। अब चलिए, इसे पुनः 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे हमने स्टेज फर्स्ट को 2 फेज में बांटा था, लैटेंट और एक्टिव, उसी तरह से स्टेज 2 को भी 2 प्रावस्था में 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी? पहला है प्रोपल्सिव यू, प्रोपल्सिव फेज, और दूसरा एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, तो प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव इन 2 फेज़ों में स्टेज 2 को 2 फेज़ों में बांटा गया, एक तो प्रोपल्सिव फेज और दूसरा एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि प्रोपल्सिव फेज में होता क्या है। यहाँ पर यू होगा, PULSIVE। ठीक है, तो देखिए प्रोपल्सिव फेज में होता यह है कि यह द्वितीय अवस्था की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, यानी जब सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ तो उसमें जो सबसे पहले जो फेज आएगा वो कौन सा आएगा? प्रोपल्सिव फेज। ठीक है, इसमें मुख्यतः शिशु के शरीर का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक कैविटी में नीचे आता है, जिसे हम डिसेंट कहते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये गर्भाशय है, इसमें क्या है? बच्चा है। ठीक है, इसका जो ये प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ आएगा? मदर के पेल्विस में आएगा। मदर के पेल्विस में नीचे की ओर आने लगता है प्रोपल्सिव फेज में। ठीक है, इस प्रोसेस को जब बच्चा नीचे की ओर आता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट कहते हैं। और ये कौन से फेज में होता है? प्रोपल्सिव फेज में, जिसमें बच्चा क्या हो रहा है? पेल्विक कैविटी में आ रहा है नीचे की ओर। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, अब जो सेकेंड स्टेज का दूसरा फेज है वो है एक्सपल्सिव फेज। कौन सा है? एक्सपल्सिव फेज। इस अवस्था में शिशु का एक्सपल्सन, इस अवस्था में शिशु का एक्सपल्सन ऐच्छिक एवं सक्रिय प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, जो बियरिंग डाउन एफर्ट कहलाता है। इसमें माँ जो है वो क्या करेगी? खुद ही से अपने इच्छा से पुश करेगी, अपने इच्छा से वो प्रेशर लगाएगी बच्चे को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, बच्चे को एक्सपल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो मतलब फोर्स लगाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? बियरिंग डाउन एफर्ट्स। ठीक है, बियरिंग डाउन एफर्ट्स यानी नीचे की ओर पुश करना। इस अवस्था में शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, एक्सपल्सिव फेज नाम से ही क्लियर है। एक्सपल्सिव का मतलब एक्सपल्सन होना, बाहर निकलना। तो कौन बाहर निकल रहा है? शिशु बाहर निकल रहा है, यानी इस फेज में शिशु का जन्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो माँ रहेगी वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पुश करेगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएगा, माँ अपने जितना ताकत है वो अपना लगाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? बच्चा जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमारे पास जो स्टेज 2 है उसके 2 फेजेस हैं, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव में क्या था? प्रोपल्सिव में था कि जो बच्चा है वो पेल्विक कैविटी में आ रहा है, जिसको हम डिसेंट कहते हैं, और एक्सपल्सिव में बच्चा बाहर निकल रहा है,
माँ अपने पूरी तरह जान लगा रही है, प्रयास कर रही है, जिसको हम बियरिंग डाउन एफर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को डाउट है तो आप कमेंट करके बोलिए, पूछिए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए, हाँ देखिए, यहाँ पर बियरिंग डाउन एफर्ट क्या है कि जो माँ जो है अपना सक्रिय प्रयास लगा रही है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, जितना ही वो एफर्ट लगा रही है उसे ही हम बियरिंग डाउन एफर्ट्स कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब हम समय की बात करते हैं कि जो सेकेंड स्टेज है ये कितने समय में पूरा हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था की औसत जो अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में बात करें तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, कितनी अवधि लगेगी, ये जो पहली बार लेबर जिनका हो रहा है, डिलीवरी जिनका हो रहा है, वैसे मदर में 2 घंटा लगेगा, और जिनका एक से ज़्यादा बार डिलीवरी हुआ है उनमें 30 मिनट्स में ये बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, टाइम ये याद रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं इवेंट्स इन सेकेंड स्टेज, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इवेंट्स या प्रसव द्वितीय अवस्था के परिवर्तन, ठीक है, या घटनाएं, इसे हम क्या कह सकते हैं? घटनाएं। यानी कि सेकेंड स्टेज में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आते हैं, किस तरह से बच्चा बाहर की ओर निकलने का क्या उसका प्रोसेस है। जैसे गर्भाशय में बच्चा का क्या पूरा प्रोसेस होता है कि ये धीरे धीरे करके गर्भाशय से योनि मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस को हम घटना के रूप में भी जान सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्या परिवर्तन आता है गर्भाशय में या पूरे चीज़ें में, जैसे बच्चे में किस तरह उसके पोजीशन में चेंज आता है, गर्भाशय में सर्विक्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम किस में देखते हैं? प्रसव द्वितीय अवस्था के परिवर्तन में या इवेंट्स इन सेकेंड स्टेज में देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड स्टेज के इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से बच्चा बाहर निकलता है। पहला जो पॉइंट है हमारे पास ये है कि इस अवस्था में शिशु लगातार डिसेंट यानी कि नीचे की ओर गमन होता है। बच्चा जो है गर्भाशय में नीचे की ओर बहुत मतलब खुदी से आते रहता है। ठीक है, एवं अतः जन्म नाल यानी कि योनि विजाइना से होकर शिशु जन्म लेता है या होता है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे की ओर आते चला जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरा क्या घटना होता है कि इस अवस्था में सर्विक्स के पूर्ण डायलिटेशन यानी सर्विक्स है वो पूरी तरह खुल गया है, फैल गया है, होने पर मेम्ब्रेन्स मैटरनल डेसिडुआ से पृथक हो जाती है। जो प्लेसेंटा का मेम्ब्रेन होता है और एमनियोटिक सैक होता है, ये इसमें क्या होता है, इससे अटैच होता है। गर्भाशय से कौन अटैच होता है? जो थैली होता है जिसमें बच्चा होता है, तो वो अटैच होता है। अब नीचे जब ये डायलेट होगा, फैलेगा, तो ये इस पर मेम्ब्रेन पे खिंचाव पड़ेगा, और जैसे ही इस मेम्ब्रेन पे पतले झिल्ली पे खिंचाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा? खिंचाव के वजह से ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर निकल गया। सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया कि क्या घटना हुई। पहला घटना में क्या था? पहले घटना में था कि जो बच्चा है वो लगातार नीचे की ओर आते रहेगा,
और दूसरा यहाँ पर हमें चेंज क्या दिखा कि सर्विक्स पूरी तरह फैल जाएगा और उससे अटैच जो मेम्ब्रेन होगा यानी कि जिसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, वो थैली, उस थैली का पर खिंचाव पड़ेगा और वो फट जाएगा और उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट समझ आ गया। अब चलिए थर्ड पॉइंट में क्या है कि यह एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर निकला वो योनि से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, यानी कि पूरे जो वेजाइना है, योनि है, उसको क्लियर कर देगा, क्लीन कर देगा। और इसी तरह से ये जो फ्लूइड होता है ये एंटीसेप्टिक प्रवृत्ति के कारण बच्चे के यह जन्म के दौरान शिशुओं को होने वाली जनन मार्ग से जो अर्जित संक्रमण है उससे सुरक्षा करता है। फ्लूइड ये कैसा होता है कि एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, यानी वो पूरे वेजाइना को क्लीन कर दिया, बच्चे के लिए जो मार्ग है, बर्थ कैनाल है, उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया, ताकि बच्चे को जब वो नीचे की ओर वहाँ से गुजरे तो उसको इन्फेक्शन ना हो किसी तरह का। ठीक है, तो इन्फेक्शन से यहाँ पर बचाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पूरे वेजाइना से होते हुए बाहर आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि गर्भाशय से एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर निकलने के कारण इसकी गुहा यानी कि कैविटी का आयतन में कमी आने के परिणाम स्वरूप गर्भाशय में होने वाले संकुचन प्रबल हो जाते हैं एवं प्रसव क्रिया चरम अवस्था पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखिए जब एमनियोटिक फ्लूइड क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। फ्लूइड तो बाहर निकल गया, ये पूरा चिपक गया, बस बच्चा रह गया। ठीक है, अब इस पे जो है डायरेक्ट प्रेशर लगेगा। जब भी जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वो जब संकुचित होगा तो डायरेक्ट प्रेशर लगेगा बच्चे पे, बाहर निकलने के लिए पुश करेगा और बच्चा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक समझ आया, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हुआ? फिर मैं अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन करूँगी, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। इन प्रबल गर्भाशयी संकुचनों के परिणाम स्वरूप शिशु को बाहर निकालने अर्थात जन्म देने का प्रयास भी प्रबल हो जाता है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे को बाहर निकालने की जो क्षमता है, प्रयास है, वो मदर का। अंततः शिशु बाहर योनि में से होता हुआ माता के शरीर से बाहर आ जाता है एवं शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ही गर्भाशयी संकुचन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, संकुचन, तो उससे क्या होगा, बच्चे के शरीर पे नीचे की ओर आने के लिए प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ पर मैं डायग्राम बताती हूँ। जैसे ये बच्चे के फ्लूइड तो बाहर निकल गया, अब पूरा सिर्फ क्या है, यहाँ पर बच्चा है। अब ये बच्चा के शरीर पे डायरेक्ट प्रेशर लगेगा गर्भाशय के संकुचन से और नीचे की ओर इसको पुश करेगा, नीचे की ओर धक्का देगा, जिससे क्या होगा, बच्चा बाहर निकल जाएगा मदर के योनि से होते हुए। चलिए अब हम चलते हैं। ये जो योनि है या वेजाइना है, इसको हम जन्मनाल कहते हैं। जन्मनाल यानी बर्थ कैनाल, ऐसा रास्ता जहाँ से बच्चे का जन्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल या फिर जन्मनाल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या परिवर्तन आएगा सेकेंड स्टेज में। इसमें शिशु का जन्म युग्म बल सिद्धांत या कपल फोर्स सिस्टम द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है यानी कि प्रसव की द्वितीय अवस्था है, इसमें कौन से सिद्धांत से बच्चे का जन्म होता है, इसमें कौन से सिद्धांत से बच्चे का जन्म होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उनमें एक ऑप्शन रहेगा कपल फोर्स थ्योरी। कौन सा रहेगा, युग्म बल सिद्धांत या कपल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो आपको टिक किस पे करना है, युग्म बल सिद्धांत या कपल फोर्स थ्योरी पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैसे इसमें है
इसमें डाउनवर्ड एफर्ट में गर्भाशय संकुचन एवं स्त्री द्वारा लगाए गए एब्डोमिनल मसल्स पर बल सम्मिलित किए जाते हैं। डाउनवर्ड एफर्ट शिशु को नीचे की ओर ढकेलता है, ठीक है, यानी कि जो माँ भी प्रेशर लगा रही है और उसका जो एब्डोमेन मसल्स है, पेट की मसल्स हैं, वो भी क्या कर रहा है, इस गर्भाशय पे संकुचन के द्वारा नीचे की ओर एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, जिससे क्या होगा, बच्चा नीचे की ओर ढकेलता हुआ चला जाएगा, नीचे की ओर आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डाउनवर्ड एफर्ट के वितरित लगने वाला बल अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर एवं आगे की ओर होते हैं। यह स्त्री के पेरिनियम क्षेत्र की पेशियों द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब बच्चे को नीचे की ओर ढकेला जा रहा है प्रेशर से, तो उसी दौरान जो मदर का पेरिनियम है, मदर का जो पेरिनियम मसल्स है, यानी कि जो वल्वा का मसल्स है, इसके थ्रू भी ऊपर में पुश किया जा रहा है। तो ये ऊपर की ओर जो प्रेशर लग रहा है पेरिनियम मसल्स से, जो यहाँ वल्वा है, तो इस यहाँ के मसल से जो प्रेशर लगाया जा रहा है, ये कैसा प्रेशर रहेगा, अपवर्ड और फॉरवर्ड, कैसा रहेगा, अपवर्ड और फॉरवर्ड, ऊपर की ओर और आगे की ओर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि इस प्रकार ऊपर एवं नीचे की ओर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लगने वाला बल परस्पर संतुलित हो जाता है, क्योंकि ऊपर से क्या लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, और नीचे से क्या लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों ही फोर्स क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और बच्चा जो है वो उस पर आगे की ओर लगने वाले बल यानी फॉरवर्ड द्वारा शिशु का जन्म हो जाता है, ठीक है। इसके थ्रू बच्चा जो है आगे की ओर निकल जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई। ये जो फोर्स है यहाँ पर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर जस्ट आप लोग को यही याद रखना है कि बच्चा जो है वो नीचे की ओर, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, तो आगे की ओर उस पर फोर्स लगते चला जाएगा, बच्चा नीचे आते जाएगा, और फिर वो उसके मतलब जो माँ का पेरिनियम है, माँ का जो पेरिनियम है, यहाँ से मान लीजिए बच्चा आ रहा है, ये एरिया है वो पेरिनियम है, तो यहाँ के मसल्स से क्या लगता है, फोर्स लगता है, एक तरह का अंदर की ओर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और बच्चा जो है वो उस पर उधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, तो ये बच्चा जो होता है बैलेंस रहता है, और ये फिर फॉरवर्ड होकर आगे की ओर नीचे चला आता है। क्लियर है? तो बस इतना ही याद रखना है आपको। ये देखिए, जब भी आप लोग पढ़ते हो तो लाइन टू लाइन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स बस और कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली होता क्या है, सेकेंड स्टेज में हो क्या रहा है, क्या किस तरह से बच्चे का जन्म हो रहा है, वो याद रखना है, एक कहानी की तरह। लास्ट में मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आप लोग को बताऊंगी और उससे आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लाइन टू लाइन याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि स्त्री द्वारा एब्डोमिनल क्षेत्र की पेशियों पर लगाया गया दबाव या बल बियरिंग डाउन एफर्ट कहलाता है। ये तो हमने पहले ही देखा कि माँ जो है अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नीचे की ओर पुश करती है बच्चे को, उसको हम बियरिंग डाउन एफर्ट कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर कपल थ्योरी के बारे में दिया हुआ है कि कपल थ्योरी क्या होता है, लेकिन इसको जानने के पहले हम जितने भी पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं कि क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज में, इसके बारे में एक स्टोरी बनाते हैं, एक कहानी बनाते हैं, और कहानी के रूप में हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। याद करना नहीं है, बस आपको समझना और सुनना है, और दिमाग में एक बस इमेजिन बनाना है, इमेज बनाना है, दिमाग में क्या बनाना है, एक कल्पना करते रहना है, जो जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ का बस आप एक कल्पना कीजिए, ठीक है। देखिए, इवेंट्स यानी घटना या परिवर्तन
सेकेंड स्टेज में क्या क्या ऐसा चीज़ हुआ जिसके वजह से बच्चा जो है वो गर्भाशय से निकलकर बाहर आ गया, यही चीज़ को समझना है आपको। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा इस तरह से गर्भाशय में, बच्चा इस तरह से जो है गर्भाशय में है, ठीक है, इस तरह से उल्टा है, गर्भाशय में उल्टा ही रहता है ना, तो ये नॉर्मल पोजीशन माना जाता है, ठीक है। हेड जो है वो नीचे की ओर होता है। अब चलिए, गर्भाशय के मतलब जो लेबर है उसके सेकंड स्टेज में होता ये है कि इसका जो प्रेशर ये लगते रहता है, गर्भाशय के मसल से संकुचन होता है इसमें, और संकुचन की वजह से बच्चे पे धीरे 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 ये प्रेशर लगता है। बच्चे पे क्या होता है, धीरे धीरे इस पे प्रेशर लगता है, बच्चे पे धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर लगता है। और उसके बाद जो ये प्रेशर लग रहा है ऊपर में, उसके वजह से नीचे का जो एरिया है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, ये सर्विक्स जो है ये पूरी तरह फैल जाता है, ये खिंचाव के वजह से फैल जाता है। और फैलने के वजह से इससे जो अटैच सैक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक, जिसमें बच्चा है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक। इसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक, यानी एक ऐसा थैली जिसमें कुछ उसी के नाम का एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है और उसमें बच्चा तैरता है। इतना तो नॉर्मल पता है। तो होता यह है कि जब ये सर्विक्स फैलता है तो इसी के साथ यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जो है, थैली जो है वो चिपका हुआ रहता है, यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन चिपका हुआ रहता है। तो जब ये चीज़ फैलेगा तो ये इस पे भी खिंचाव आ जाएगा, मेम्ब्रेन पे भी खिंचाव आ जाएगा, फिर ये भी खिंचाव होने लगेगा और खिंचाव के वजह से क्या हो जाता है, ये मेम्ब्रेन फट जाता है। अब जैसे ही ये मेम्ब्रेन फटा वैसे ही इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगा, इसके अंदर का फ्लूइड बाहर निकलने लगा। और बाहर निकलकर जो इसके आगे का रास्ता है, माँ के शरीर का आगे का रास्ता सर्विक्स के बाद, उसको हम योनि या वेजाइना कहते हैं। उसी को दूसरा नाम हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि कैनाल मतलब एक ऐसा रास्ता और बर्थ मतलब जहाँ से जन्म हो रहा है, तो ऐसा रास्ता जहाँ से जन्म हो रहा है बच्चे का, उसे हम बर्थ कैनाल कहेंगे। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो पानी निकला, ये इस रास्ते को क्या कर देगा, पूरी तरह क्लीन कर देगा, धो देगा। इसी से होकर जब गुजरेगा फ्लूइड तो इसको पूरा क्लीन कर देगा, एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद होता क्या है कि अब बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा जब उस रास्ते से गुजरेगा। तो यहाँ तक बात समझ आई। अब चलिए, जब ये फ्लूइड इसमें से कम हो गया तो अब बच्चे पे क्या है, डायरेक्ट प्रेशर लगेगा। पहले तो उस सैक पे लग रहा था, उस थैली पे लग रहा था, अब तो थैली में पानी रहा नहीं, तो पानी तो सारा बाहर निकल गया। तो अब क्या होगा, इस बच्चे पे डायरेक्ट नीचे की ओर पुश होगा, फैलेगा, क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और बच्चा जो है धीरे धीरे वो फिर नीचे की ओर घसकना शुरू हो जाएगा। जो ये घसकता है, नीचे की ओर आता है, इससे हम क्या कहते हैं, डिसेंट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसेंट। इसी डिसेंट प्रक्रिया के द्वारा बच्चा का बर्थ होता है, यानी धीरे धीरे नीचे घसकते 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 बच्चे का जन्म हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पर ये सब मेन जो काम होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन का होता है। जो इस पे फोर्स लग रहा है ना, माँ के गर्भाशय में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मेन काम उसी का होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर डायग्राम फिर से बना देती हूँ, काफ़ी खिचपिच हो गया था। तो चलिए यहाँ पर एक मैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, क्या बताई मैं,
अभी तक जितना बात बताई वो क्लियर है? चलिए थोड़ा और मोटा कर लेते। यहाँ तक समझ में आ गया? बच्चा जो है अब नीचे की ओर घसकेगा, स्टार्ट होगा। फ्लूइड तो बाहर निकल ही गया, मेम्ब्रेन भी फट गया। मेन जो काम होता है ना, वो गर्भाशय के जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं गर्भाशय के, इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है ना बच्चे के ऊपर, इसी का मेन काम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय का संकुचन। इसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय का संकुचन। ये गर्भाशय का संकुचन ही मेन काम करता है बच्चे को धीरे धीरे नीचे पुश करने में। ये जो है गर्भाशय का संकुचन, इसी का मेन काम होता है। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन या फिर संकुचन, बोलिए कॉन्ट्रैक्शन या फिर संकुचन। किसका? यूट्रस का। किसका? गर्भाशय का। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय का संकुचन। और ये जो संकुचन होकर बच्चे पे प्रेशर लगेगा, इससे क्या हो जाएगा? अब बच्चा नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। गर्भाशय के मसल्स के साथ साथ जो माँ का पेट का मसल्स होता है ना, उसका भी प्रेशर लगेगा। माँ के पेट के मसल्स से भी यहाँ पर बच्चे पे प्रेशर लगेगा नीचे की ओर भेजने के लिए। और कुछ जो ऐसा प्रेशर है जो माँ खुद से अपने स्वेच्छा से लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बियरिंग डाउन एफर्ट। क्या कहते हैं? बियरिंग डाउन एफर्ट। तो इससे भी माँ है वो बच्चे को नीचे की ओर पुश करती है। ठीक है। इससे भी बच्चा का बर्थ होता है, बर्थ होने में हेल्प हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए, तो यहाँ पर होता यह है कि जो बच्चा है वो नीचे की ओर आया। अब नीचे की ओर आता है जब, तो उसका क्या डायरेक्शन होता है? डायरेक्शन क्या होता है? क्या दिशा होता है नीचे की ओर आने का? वो होता है फॉरवर्ड। कैसा होता है? फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। यहाँ जो बच्चा है ये नीचे आएगा, ये आगे की ओर आते रहेगा। ठीक है। डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड प्रेशर से मतलब नीचे से पेरिनियम से प्रेशर लगेगा। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर। तो नीचे की ओर प्रेशर लगेगा और नीचे से मतलब गर्भाशय से नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है बच्चे पर, और बच्चा नीचे की ओर घसकते चला जाता है। ठीक है। इससे बच्चे का जन्म हो जाता है। तो मेन यही चीज़ें जितना अभी मैं बताई ये था। और इसमें ये एक और था कि किस थ्योरी के बेसिस पे, मतलब सेकेंड स्टेज में जो ये बच्चे का बाहर निकल रहा है, यानी कि बच्चे का डिलीवरी हो रहा है, तो ये किस थ्योरी के वजह से होता है? ये कौन से थ्योरी के वजह से हो रहा है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। कौन से थ्योरी के वजह से बच्चा जो है वो नीचे की ओर आ रहा है? वो है युग्म बल सिद्धांत या फिर कपल फोर्स थ्योरी। क्या है? युग्म बल सिद्धांत या फिर कपल फोर्स थ्योरी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो आज जो हमने एक कहानी के फॉर्म में मैं बताई, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं आप लोग से पूछूंगी भी। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग बताइए मुझे कि सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले क्या होगा? तो होगा ये कि जैसे ये गर्भाशय है, इसमें जो सर्विक्स है मेन ये पार्ट, इसका मतलब डायलेशन हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। पहली बात, इसके फैलाव से इसके साथ जो मेम्ब्रेन अटैच रहेगा, एमनियोटिक सैक जो है, ये भी खिंचाव पड़ेगा और ये फटकर इसमें जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक बात। अब यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो जो वेजाइना है, जो हिंदी में हम ग्रीवा कहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? योनि जिसको कहते हैं, ग्रीवा नहीं, योनि से क्या हो जाएगा? ये फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और इसे पूरे तरह क्लीन कर देगा, एंटीसेप्टिक की तरह।
ताकि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्लूइड है वो बाहर निकल गया, तो बच्चे पे डायरेक्ट अब प्रेशर लगेगा, बच्चे पे डायरेक्ट यहाँ से यूट्रस से मसल से प्रेशर लगेगा। एक तो इसके संकुचन से लग रहा है प्रेशर, पहला प्रेशर किससे लग रहा है, गर्भ यूट्रस के संकुचन से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से। दूसरा, माँ खुद से पुश कर रही है, बियरिंग डाउन एफर्ट लगा रही है, खुद से पुश कर रही है। ठीक है, तीसरा एब्डोमेन के मसल से, यानी कि माँ का जो पेट का मसल है उससे भी लग रहा है। ठीक है, तो इन तीनों प्रेशर से बच्चा अब धीरे धीरे नीचे आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट। इसे हम क्या कहते हैं, नीचे आने को प्रोसेस को डिसेंट कहते हैं। और बच्चा नीचे की ओर फॉरवर्ड जाते जाते उसका फिर बर्थ हो जाएगा। पूरी यही कहानी है और कुछ नहीं है, इतना ही चीज़ों को याद रखना है। और एक इसमें कौन सा थ्योरी याद रखना है, कपल थ्योरी। ठीक है, इसमें कौन सा याद रखना है, कपल फोर्स थ्योरी, इसको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ तक पॉइंट आप लोग को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, आप लोग कमेंट कीजिए। जो मैं आप लोग को ये घटना बताई, इवेंट्स बताई, ये इसकी जो औसत अवधि बताई, 2 फेजेस बताई, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव में क्या हो रहा था, प्रोपल्सिव में बच्चा नीचे की ओर आ रहा था पेल्विक कैविटी में, और एक्सपल्सिव में माँ है जो पूरा एफर्ट लगाकर बच्चे को बाहर निकाल रही है और बच्चे का जन्म हो जाता है इसमें। तो 2 फेज़ में ये बांट दिया। ठीक है, और इसका जो प्रसव की द्वितीय अवस्था है वो कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, तो जब सर्विक्स का डायलिटेशन पूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तब ये शुरू होगा। और ख़त्म कब होगा, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा। ठीक बात। अब यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन पूछिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए, कमेंट कीजिए। इसके बाद मैं इसमें जो मैनेजमेंट है इसका वो बताऊंगी। पूछिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग का जैसे कमेंट में आ रहा है कि बियरिंग डाउन एफर्ट, बियरिंग डाउन एफर्ट जो है ना वो माँ खुद से लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी पूरी तरह, ताकि बच्चे का पूरा जन्म हो सके। वो पूरा जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, दर्द होगा, तो उस टाइम माँ जो है अपना पूरा पुश करेगी, जान लगा देगी कि हाँ मतलब अब बच्चा बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम बियरिंग डाउन एफर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बियरिंग डाउन एफर्ट। क्लियर है? और किन्हीं को कोई डाउट है? देखिए ये जो डायरेक्शन है ना, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, देखिए अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर, और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। ठीक है, तो इन्हीं 3 जो डायरेक्शन है इससे क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब चलिए, अब हम चलते हैं मैनेजमेंट की ओर। कि जो इसके पहले मैं कपल फोर्स थ्योरी के बारे में कुछ बता देती हूँ। जैसे कपल फोर्स थ्योरी होता ये है कि इसमें स्त्री जो है, मदर जो है, वो बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है, यानी कि नीचे की ओर पूरा पुश करती है, और तब करती है जब गर्भाशय में संकुचन आता है। इस स्त्री के पेरिनियम क्षेत्र की जो पेशियां द्वारा लगाए गए दबाव होते हैं। ठीक है, जो उसका पेरिनियम एरिया है, ठीक है, पेरिनियम एरिया जहाँ से बच्चा निकल रहा है, यहाँ मसल्स, नीचे के मसल से एक दबाव लगता है और ऊपर से गर्भाशयी संकुचन लगता है। तो माँ जो है वो पूरी तरह पुश करती है बच्चे को नीचे की ओर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कपल फोर्स थ्योरी। कपल का मतलब होता है 2, कपल का क्या मतलब होता है, 2, फोर्स यानी कि जहाँ दबाव लग रहा हो। तो यहाँ नीचे से भी दबाव लग रहा है और माँ के गर्भाशय से भी दबाव लग रहा है।
तो ये दो तरह के दबाव से बच्चे का जन्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कपल फोर्स थ्योरी कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें यह है कि इसके वजह से जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा बच्चे का, अपवर्ड एवं डाउनवर्ड, यानी कि नीचे से जो फोर्स लग रहा है उससे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जो ऊपर से फोर्स लग रहा है गर्भाशय से बच्चे पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्ड एवं डाउनवर्ड। और बच्चा क्या हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड बल द्वारा शिशु बाहर निकल जाता है। नीचे की ओर घसकते घसकते बच्चा जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल, कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है हम लोग को जब हम सेकेंड स्टेज में मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमें ये ध्यान में रखना है कि स्त्री की सामान्य प्रसव में सहायता करना है। जितना कोशिश हो सके मदर को, जो स्त्री है उसको नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, जितना कोशिश हो सके, पॉसिबल हो सके। दूसरा काम करना है कि मदर को पेरिनियम इंजरी से बचाना है, रोकथाम करना है, यानी उसका पेरिनियल जो है एरिया ये फटना नहीं चाहिए, ये एरिया फटना नहीं चाहिए, उस इंजरी से बचाना है। और तीसरा हमें क्या ध्यान में रखना है, उचित डिलीवरी आयोजित कराना है। जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट्स, स्टाफ, रूम वगैरह सारा कुछ सेट करना है प्रॉपर, सभी को मतलब ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, इक्विपमेंट्स हमारे पास प्रॉपर होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है जब हम सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट करते हैं। तो मेन इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। पहला क्या फोकस करना है, प्रसव में हमें सामान्य प्रसव में सहायता करना है। दूसरा पेरिनियल इंजरी से बचाना है। और तीसरा कि उचित डिलीवरी आयोजित करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब चलिए अब हम चलते हैं प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं सेकेंड स्टेज में। तो इसमें जो सामान्य कार्य है वो कौन कौन सा सामान्य कार्य है वो देख लेते हैं। हाँ चलिए, पहला जो हमें काम करना है सेकेंड स्टेज में कि स्त्री को डिलीवरी टेबल या बेड पर लिटा देना है पीठ के बल में। स्त्री को जो है वो सीधा पीठ के बल में लेटा देना है। इधर जो है स्त्री का इस तरह, ठीक है, इस तरह स्त्री को लेटा दिया हमने, पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है, मदर एवं फीटस की कंडीशन का नियमित अंतराल पर अवलोकन करना है। माँ के कंडीशन और बच्चे का कंडीशन वो देखते रहना है हम लोग को कि माँ को कोई सफोकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। बच्चे का हार्ट रेट देखते रहना है, चेक करते रहना है, डॉपलर जो आता है हार्ट रेट के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमें तीसरा काम करना है वो है कि शिशु के FHS प्रत्येक 5 मिनट पर रिकॉर्ड करना है। हर 5 मिनट पे क्या करना है, एवरी 5 मिनट पे बच्चे का हार्ट रेट देखना है, बच्चे का हृदय का गति नापते रहना है। ठीक है, इसके बाद स्त्री को चिकित्सक द्वारा लिखित एनाल्जेसिक प्रोवाइड करने चाहिए। मतलब जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, तो पेन को कम करने के लिए जो डॉक्टर दवा लिखेंगे वही दवा हम मदर को देंगे। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए एवं प्राप्त जानकारी को रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब वेजाइनल एग्जामिनेशन हम करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सर्विक्स पूरी तरह डायलेट हुआ है नहीं हुआ है, फ्लूइड बाहर आ रहा है, फ्लूइड के साथ और भी कुछ तो नहीं आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, या जो भी चीज़ें रहेगा उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। और कॉर्ड प्रोलैप्स की जांच करेंगे
कि जो यहाँ पर इस तरह से प्लेसेंटा होता है और इसके साथ कॉर्ड लगा होता है और फिर ये बच्चा होता है, तो ये कॉर्ड कभी कभी होता है कि पहले ही नीचे की ओर आ जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। तो इस कॉर्ड प्रोलैप्स की हमेशा हम जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या बताई कि जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स क्या बताई कि ये जो है गर्भाशय है, इसमें इस तरह से प्लेसेंटा लगा है और इस प्लेसेंटा से एक कॉर्ड लगा हुआ रहता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये बच्चा है, बच्चे से कनेक्ट होता है, तो ये कभी कभी डिलीवरी के टाइम में नीचे की ओर घसक कर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड का नीचे आ जाना, प्रोलैप्स। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इसकी जांच करते रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। ये सामान्य नॉर्मल हमें सबसे पहले बेसिक काम यही करना है कि माँ को बेड पे लेटा दिया। बेड पे लेटाने के बाद माँ और बच्चे का कंडीशन देख लिया, उसके बाद बच्चे का हार्ट रेट देख लिया, उसके बाद मदर को एनाल्जेसिक दे देंगे, दवाई जो दर्द को कम करे, और उसके बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करके, और जो भी अगर मतलब फ्लूइड आ रहा है बाहर या नहीं आ रहा है, और कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं है, कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे की ओर तो नहीं आया हुआ है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह चेक कर लेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है? इतना सामान्य काम ये पहले हमने कर लिया। अब देखिए, अब हम डिलीवरी की तैयारी करेंगे। यहाँ तक काम करने के बाद प्रसव की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी। कैसे करते हैं प्रसव की तैयारी? आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक जितना अभी हमने पढ़ा है आज की क्लास में, इतना समझ आया? इसमें किन्हीं को कोई डाउट है? कमेंट कीजिए, पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसव की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, किस तरह से हम डिलीवरी करवाएंगे। सामान्य कार्य करने के बाद शिशु के जन्म की आवश्यक तैयारियां कर लेनी चाहिए, जो निम्न है। ठीक है, अब हमने जो नॉर्मल काम करना था, बेड पे लेटाना था, दवा देना था, एग्जामिनेशन करना था, कॉर्ड प्रोलैप्स से सबका, वेजाइनल एग्जामिनेशन, ये सब का, वो सारी चीज़ें तो देख ली ना। अब इसके बाद हमें क्या काम करना होता है, मेन जो है प्रसव की तैयारी के लिए, उसका हम काम देखेंगे। सबसे पहले स्त्री को पीठ के बल, जिसको हम डॉर्सल पोजीशन कहते हैं, उस पोजीशन में लिटा देना है। ठीक है, किस पोजीशन में लिटाना है? डॉर्सल पोजीशन में। और उसके बाद 15 डिग्री के कोण पर लेफ्ट लेटरल स्थिति में मदर को लिटाना है। मतलब लेफ्ट साइड में क्या करना है, मदर को 15 डिग्री थोड़ा सा घुमा देना है, उस तरह से थोड़ा मोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए, प्रसव में सहायता करने वाली नर्स को मास्क एवं दस्ताने पहनकर डिलीवरी टेबल के दाईं ओर खड़ा होना चाहिए। हमेशा राइट साइड में पेशेंट के राइट साइड में टेबल में खड़ा रहना चाहिए नर्स को। ठीक है, इसके बाद स्त्री को मूत्र त्यागने हेतु कहना चाहिए, यदि आवश्यक पड़े तो कैथेटर लगा दो। कभी कभी होता है कि यूरिन खुद से पास नहीं कर पाती है महिला, तो उस कंडीशन में एक ट्यूब लगाना होता है यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरेथ्रा से, जिससे कि जो यूरिन है वो बाहर निकल सके और प्रेशर रिलीफ हो सके और अच्छे से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो और बच्चे को एक रास्ता मिले बाहर निकलने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या काम करेंगे कि स्त्री को बाह्य जनन अंग एवं इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको सेवलॉन या डेटॉल से साफ करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, साफ करेंगे बाहर के एरिया को, जिसमें हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जिसे हम 3C कहते हैं। क्या कहते हैं? 3C कहते हैं। जैसे हमारा हाथ साफ होना चाहिए, दूसरी बात
क्लीन सरफेस यानी कि शिशु को रखने हेतु जो जहाँ पर हम रखेंगे बच्चे को जन्म के बाद वहाँ का सतह साफ होना चाहिए। और तीसरा है क्लीन कटिंग ऑफ कॉर्ड, यानी जो बच्चे के जन्म के बाद कॉर्ड कट होता है तो उसको बिल्कुल सफाई से क्लीन से काटना है, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 3C हम लोग को याद रखना होता है। क्या क्या है, कमेंट कीजिए क्या क्या है। क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कटिंग ऑफ कॉर्ड। ठीक है, कमेंट कीजिए। ये तीनों चीज़ें आप लोग लिखिए, कमेंट में लिखिए क्या क्या चीज़ें हैं। क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कटिंग। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए ये ध्यान में रखना है हम लोग को, सफाई वगैरह का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ तक समझ आ गया क्या क्या करना है हम लोग को। पहले तो सामान्य क्रिया हम 4-5 पॉइंट है वो कर लेंगे। बेड पे लेटा दिया हमने, वेजाइनल एग्जामिनेशन कर लिया, बच्चे का हार्ट रेट वगैरह देख लिया। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे कि अब मदर को बेड पे डॉर्सल पोजीशन में लेटाएंगे, 15 डिग्री के कोण पे घुमा देंगे लेफ़्ट साइड में। उसके बाद नर्स को राइट साइड में खड़ा कर देंगे और मदर को मूत्र त्याग करने के लिए कहेंगे। अगर वो खुद से नहीं कर पाएगी तो कैथेटर लगा देंगे। उसका जो बाहरी का जननांग रहेगा उसको सेवलॉन या डेटॉल से क्लीन कर देंगे। इसके बाद हमें क्लीनिंग का 3 चीज़ ध्यान रखना है, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस और क्लीन कटिंग। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, डाउट है? जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे कि बच्चे का जन्म कैसे हो रहा है। तो बच्चे का जब सिर का जन्म हो रहा है, मतलब सिर बाहर निकल रहा है, उसके बाद उसका धड़ जो गर्दन होता है और चेस्ट होता है, शोल्डर होता है, फिर उसके बाद उसका नीचे का पैर, ये सब बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा सिर का जन्म या बर्थ ऑफ द हेड। इसमें क्या है कि शिशु के सिर के जन्म के समय केयर प्रोवाइड करना है। जैसे ही सिर का जन्म होगा, सिर बाहर निकलेगा, उस टाइम हमें क्या करना है कि सिर के जन्म के समय सिर की फ्लेक्स्ड स्थिति को बनाए रखने के लिए इसकी सहायता करनी चाहिए। इसके शीघ्र एक्सटेंशन का रोकना चाहिए। इसके लिए हम पता है क्या करते हैं, जैसे ये क्या कह रहा है पॉइंट वो समझिए कि बच्चा जैसे बाहर निकल रहा है, बच्चा जो है वो बाहर निकल रहा है। ये मान लीजिए बच्चा, इसका सिर का यहाँ तक जन्म हो गया, तो ये पता है जैसे जन्म होगा ना तो ये पूरा अपना गर्दन को सीधा कर लेगा। बच्चे का गर्दन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, सीधा कर लेगा, उससे उसको दिक्कत हो सकता है। उसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों से नीचे के पेरिनियम एरिया को सपोर्ट कर देंगे और बच्चे के सिर को पकड़ लेंगे ताकि बच्चे का सिर पूरी तरह से झुक नहीं जाए, एक्सटेंशन नहीं हो जाए और बच्चे का मतलब गर्दन जो है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहे। ठीक है, फ्लेक्स्ड स्थिति में रहे, आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ रहे। ये काम करना है पहला काम जब सिर का डिलीवरी होगा तो। क्लियर है? अब चलिए स्त्री को बियरिंग डाउन एफर्ट लगाने हेतु प्रोत्साहित करते रहना है बीच बीच में। हाँ, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से पुश कीजिए, आप बहुत अच्छा से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की बातें हमें मदर को बोलना है, ठीक है, जिससे वो प्रोत्साहित होकर और एफर्ट लगाएगी। क्लियर है? इसके बाद जो 3rd पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसमें है कि क्राउनिंग ऑफ हेड होने के बाद हेड का फ्लेक्शन बनाए रखने हेतु शिशु के सिर के ऑसिपिट भाग को नीचे एवं अंदर की ओर दबाते हैं। इसके लिए बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर एवं अंगूठे का उपयोग करते हैं, जबकि दाएं हाथ की हथेली पर कॉटन पैड लेकर पेरिनियम का सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करना ये है, इसमें हमें जैसे क्राउनिंग ऑफ हेड का मतलब होता है सिर का बाहर निकलना, सिर का बाहर निकलना, इसको हम क्या कहते हैं? क्राउनिंग ऑफ हेड। ठीक है, तो
जैसा कि अभी के पॉइंट, पहले के पॉइंट में हमने देखा कि फ्लेक्शन को बनाए रखना है, सिर को प्रॉपर मतलब पूरी तरह एक्सटेंड नहीं होने देना है, गर्दन को पूरी तरह मतलब खिंचाव नहीं होना चाहिए कि हाँ बच्चे का सिर बाहर निकला और उसका गर्दन पूरा सीधा हो गया, आगे से पूरी तरह सीधा हो गया, हाइपर जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं कि पूरा खिंचाव हो गया, तो वो होने से रोकना है। सिर को क्या करेंगे, नीचे से पैड लगाकर मतलब हाथ में पैड बांधकर और सपोर्ट कर देंगे थोड़ा सा, तो सिर पूरी तरह पीछे की ओर झुकने के बजाय थोड़ा सा आगे की ओर मुड़ जाएगा और फ्लेक्शन हो जाएगा। यही काम हमें करना है। इस पूरे पॉइंट में यही लिखा है कि हमें किस तरह से अपने अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके और एक हाथ में पैड को बांध करके जो बच्चा है उसके सिर को नीचे से सपोर्ट करना है। बच्चे के, ये मान लीजिए बच्चा है तो इसके नीचे, सिर के नीचे सपोर्ट करना है। इसमें पैड बांध लेंगे हम, ठीक है, हाथ में कॉटन पैड बांध लेंगे और पेरिनियम, माँ का जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पर हम हाथ से प्रेशर लगाकर बच्चे को सपोर्ट करेंगे और ये जो नेक होता है इसको एक्सटेंशन से रोक देंगे, आगे के एक्सटेंशन से रोक देंगे और नेक को फ्लेक्स्ड रखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? किन्हीं को कोई डाउट, इस पॉइंट में कोई डाउट है कमेंट कीजिए, मैं फिर से बता रही हूँ। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ इसे। इसमें कह ये रहा है कि मान लीजिए ये है बच्चा, ये है इसकी गर्दन और ये है इसका बॉडी। क्लियर? बच्चा का जब शरीर जो है मतलब जो सिर है वो बाहर निकलेगा, योनि से बाहर निकलेगा, वेजाइना से, तो बाहर निकलने के बाद इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। गले के आगे वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, खिंचाव आएगा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सटेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, खिंचाव। इसी एक्सटेंशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से अपने हाथों में पैड लगाकर, कॉटन का पैड लगाकर सपोर्ट कर देंगे, नीचे से सपोर्ट कर देंगे ताकि ये जो सिर है वो और आगे की ओर झुकने के बजाय ऊपर की ओर मुड़ जाए और ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है ये कम हो जाए। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है ये फिर कम हो जाए। यही काम इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है। ठीक है, जब ये एक्सटेंशन कम होगा इसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन या फ्लेक्स्ड पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? यही काम यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि यदि स्त्री मल त्याग करती है, मतलब डिलीवरी के टाइम में पुश करते करते ऐसा होता है कि मल त्याग हो जाता है बीच में, तो इसे साफ कर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो क्राउनिंग ऑफ हेड से पूर्व इपिजियोटमी की जानी चाहिए। अब यहाँ पर आप समझिए, क्राउनिंग ऑफ हेड बताई थी कि सिर का बाहर निकलना, तो सिर के बाहर निकलने में अगर कठिनाई हो रहा है, पूरा बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से जो योनि है यानी वेजाइना है, वो वेजाइना का जो एरिया है वो पूरी तरह फैला नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अब बच्चा आ रहा है, ये बच्चे का सिर है, आगे की ओर अगर देखें तो ये सिर है, ये पूरा सिर है, बाल है, ठीक है, हेयर है, और ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है, इसी से बच्चा बाहर आ रहा है। मानकर चलिए कि इस ओपनिंग से क्या हो रहा है, मानकर चलिए कि इस ओपनिंग में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये खुल नहीं पा रहा है, बच्चा का उधर से प्रेशर जो सिर का लग रहा है, इसके मतलब ये पूरी तरह उतना जगह नहीं दे रहा है सिर को बाहर निकलने के लिए। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक सीज़र लेकर कट लगा देते हैं। जो यहाँ वेजाइना का ओपनिंग है यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम
इस कट को हम क्या कहते हैं? इपिजियोटमी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इपिजियोटमी। ठीक है, इपिजियोटमी। इपिजियोटमी में क्या हुआ कि बच्चे का सिर वेजाइना से निकल रहा है, लेकिन उतना अगर एरिया नहीं मिला निकलने के लिए, तो उस एरिया को बढ़ाने के लिए हमने एक कट लगा दिया। ये कट सीधा भी लग सकता है, टेढ़ा भी लग सकता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे? इपिजियोटमी कहेंगे। तो ये हमें काम करना होता है कब? सेकेंड स्टेज में, जब बच्चे के सिर का डिलीवरी होता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर समझ आ गई? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है? चलिए अब हम चलते हैं केयर फॉलोइंग हेड बर्थ। क्या है केयर फॉलोइंग हेड बर्थ? यानी कि जब सिर का बर्थ हो जाएगा उसके बाद हम क्या क्या केयर देंगे मदर को, वो देखना है। तो देखिए, सिर के जन्म के पश्चात मुख, ग्रसनी एवं नासा छिद्र से म्यूकस एवं ब्लड को साफ करना। अब बच्चे में क्या करेंगे? जैसे ही सिर बाहर निकलेगा उसका पूरा मुंह, सांस का जो रास्ता है वो सब साफ कर देंगे कॉटन से, और जो भी म्यूकस या ब्लड लगा हुआ रहेगा उसको क्लीन कर देंगे। उसके बाद आवश्यक होने पर इसका सक्शन करना चाहिए। शिशु के पलकों को स्टेराइल कॉटन, जो आँख की पलक है, उसको हम धीरे धीरे साफ़ करेंगे स्टेराइल कॉटन से। और अगर ऐसा ज़रूरत हो कि बच्चा बिल्कुल से मतलब उसके नाक में बहुत ज़्यादा भर गया है, मुंह में बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस है, तो उसको सक्शन मशीन से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद शिशु को नेक को एग्जामिन करना चाहिए। जो उसकी गर्दन है उसमें कोई कोड तो नहीं फंसा हुआ है, उस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, कि उसमें उसके गर्दन में, बच्चे के गर्दन में पूरा कॉर्ड तो नहीं लपटा हुआ है, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है। कभी कभी ये भी होता है, और जैसे रस्सी गर्दन में लपेटा हुआ रहता है ना, उस तरह का बच्चे का हो जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम पहले ही चेक कर लेंगे। उसके बाद पेरिनियल इंजरी को रोकथाम करने के लिए फोर्सफुल डिलीवरी को अवॉइड करना है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मदर फोर्स लगा रही है, और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे नर्सेज मदर के फंडस से ऊपर पेट से प्रेशर लगाती है नीचे की ओर, तो उससे क्या होगा? जो मदर का नीचे का एरिया है, पेरिनियल एरिया जिसको हम कहते हैं, वो फट जाएगा, इंजरी हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें फोर्सफुल डिलीवरी को अवॉइड करना है, नहीं करना है। ठीक है, मदर को बियरिंग डाउन एफर्ट बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना है। यानी जितना हो सके माँ खुद से अपना बल लगाएगी। इसके बाद ये था कब करना है ये चीज़ें? जब बच्चे का सिर का डिलीवरी हो जाएगा, तो उसके बाद हमें केयर देना है। क्या क्या मेन केयर यही है कि बच्चे का नाक, मुंह, गला सब अच्छे से साफ़ करके और म्यूकस, ब्लड ये सब को निकाल देंगे। अगर ऐसा रहा तो बहुत ज़्यादा अगर सिक्रीशन रहा तो सक्शन मशीन लगा देंगे, और एक स्टेराइल कॉटन से उसकी आँख के पलकों को साफ़ कर देंगे। ठीक है, ये काम करना है। इसके बाद उसके गले को देखेंगे कि उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो लिपटा हुआ तो नहीं है, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए मना करेंगे। और अगर माँ को जितना पॉसिबल हो सके उतना ही फोर्स लगाने के लिए कहेंगे। तो यही काम हमें करना है। कब कहना है? जब करना है जब बच्चे के सिर का डिलीवरी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि शोल्डर का डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स एंड रिमेनिंग बॉडी। यानी कि शोल्डर्स और बाकी के नीचे का जो बॉडी है, हाथ, पैर, पेट, ये सारी चीज़ों बच्चे का किस तरह से डिलीवरी होता है। तो देखिए, शोल्डर की डिलीवरी के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं जल्दी करने से बचना चाहिए। मतलब बहुत जल्दी से हमें खींच नहीं लेना है बच्चे का, कि सिर आया तो बस अब पकड़ के खींच लो, ये नहीं करना है। धीरे धीरे आराम से हमें कुछ कुछ बातों को ध्यान रखते हुए डिलीवरी करवाना है। गर्भाशय संकुचन होने के लिए वेट करना चाहिए। जब तक ऊपर से बच्चे पे प्रेशर नहीं लगे, कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, तब तक हमें नीचे से खींचना नहीं है। यदि देरी हो रही है तो सिर को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे की ओर खींचना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत टाइम लग रहा है, बच्चा नीचे की ओर आ ही नहीं रहा है, तो उस हालत में हम क्या करेंगे? बच्चे के सिर को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे की ओर खींचेंगे, नीचे से पीछे की ओर खींचेंगे। ठीक है,
इसमें स्पॉन्टेनियस क्या स्वतः प्रसव हेतु इंतजार करना है, या फिर शोल्डर की डिलीवरी के लिए एक्जिला से पकड़कर धीरे धीरे शेष भाग को डिलीवर करवाना चाहिए। दो तरीका हो सकता है शोल्डर के डिलीवरी के लिए। एक तो कि हम इंतज़ार कर लें कि खुद ही से बच्चा बाहर निकल जाए, और दूसरा कि शोल्डर के डिलीवरी के लिए जो एक्जिला है यानी कि जो बाजू है साइड का, उसको पकड़ के हम धीरे धीरे पूरे शरीर की डिलीवरी करवा लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब हम जब पूरे शरीर की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या क्या केयर हमें करना है, क्या क्या केयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले शिशु को साफ़ करेंगे कपड़े से, और साफ़ कपड़े से ढकी हुई ट्रे में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को एक ट्रे के अंदर रख देंगे। ठीक है, बच्चे को एक साफ़ कपड़ा मतलब ट्रे में साफ़ कपड़ा को रखकर उस पर बच्चे को रख देंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या है, यह ट्रे मदर की डिलीवरी टेबल के लेवल में नीचे रखी होनी चाहिए। इससे शिशु को होने वाले ब्लड की सप्लाई में वृद्धि होगी, यानी कि जो अभी भी क्या है, प्लेसेंटा तो कटा हुआ नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड तो कटा हुआ नहीं है, अभी तो अटैच है बच्चे से। अभी जब बच्चा बाहर निकला इससे तो अटैच है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसीलिए बच्चे को माँ के लेवल से नीचे रखेंगे ताकि क्या हो, ब्लड का सप्लाई यहाँ से इधर होते जाए। क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद क्या करना है कि शिशु को ट्रे में सावधानी पूर्वक पकड़ के रखना है। प्रत्येक 1 से 5 मिनट पर अपगार स्कोर चेक करना है। अपगार स्कोर यहाँ AP होगा। अपगार स्कोर बच्चे में हम देखते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी रेस्पिरेशन कैसी है, मसल टोन कैसा है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो 1 से 5 मिनट के अंदर हमें चेक करते रहना है। और जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कि कॉर्ड काटेंगे उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको एसेप्टिक टेक्निक से करना है, यानी कि सफाई से करना है, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन हो। ठीक है, इसके बाद कॉर्ड को कटिंग करने से पूर्व इसे बीच में 2 स्थानों पे पहले क्लैंप कर लेंगे। जैसे ये मान लीजिए कॉर्ड है, इसको पहले हमने क्या किया, 2 जगह पे यहाँ और यहाँ पर पहले क्लैंप कर दिया, बांध दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। ये समझ आई? चलिए, अब है कि शिशु के सिर से पैर तक सामान्य परीक्षण करना चाहिए। शिशु को सिर से पैर तक सामान्य परीक्षण करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है। मदर को शिशु के लिंग के बारे में बताना चाहिए, लड़का है लड़की है क्या है उसके बारे में बताना है मदर को। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। ये आप लोग को बहुत इजी से लिखा हुआ है कि क्या क्या कैसे केयर करना है डिलीवरी के बाद। बच्चे को साफ़ कपड़े में जो कपड़ा ट्रे रहेगा उसमें रखना है। उसके बाद क्या करना है, टेबल जो माँ का टेबल रहेगा उससे बच्चे का जो लेवल रहेगा वो नीचे रहेगा ताकि ब्लड अच्छे से सप्लाई हो सके। और सावधानी पूर्वक पकड़ना है, अपगार स्कोर चेक करना है, कॉर्ड को सफाई से काटना है, 2 जगह पे पहले बांध लेंगे उसके बाद काटेंगे। ठीक है, फिर शिशु के सिर से पैर तक सामान्य परीक्षण करेंगे और उसके लिंग के बारे में माँ को बताएंगे। इतना काम करने के बाद हमें ये समझना है अभी कि अपगार स्कोर क्या होता है। ठीक है, अपगार स्कोर क्या होता है, तो देखिए जितना हमने आज पढ़ा है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है अपगार स्कोर। ठीक है, तो ये अपगार स्कोर जो बच्चे को हम चेक करेंगे 1 से 5 मिनट के अंदर, ये एक तरह का मतलब एक फॉर्मेट होता है, एक क्राइटेरिया है बच्चे की स्थिति को नापने के लिए। यह डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, ये नाम है, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा 1952 में विकसित किया गया।
इनमें निम्न 5 जीवन चिन्हों की स्थिति का परीक्षण किया जाता है। कौन सा? 5 जीवन चिन्ह, बच्चे का 5 जीवन चिन्ह का परीक्षण करेंगे। कौन कौन सा 5 चिन्ह है? हार्ट रेट बच्चे की रेस्पिरेशन, बच्चे का मसल का टोन, पेशीय गति जिसको कहते हैं, बच्चे के स्किन का कलर क्या है और उसका रिफ्लेक्स क्या है, उत्तेजनशीलता कितना है, एक्टिव कितना है। ये 5 चीज़ों को हम अपगार स्कोर में देखते हैं और उसको नंबरिंग देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो A फॉर, जैसे फुल फॉर्म है ना, इसी के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस, A फॉर एक्टिविटी और R फॉर रेस्पिरेशन। तो ये जो 5 हमने ऊपर पढ़ा ना, वही उसी को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। जैसे अपीयरेंस का मतलब बच्चे का स्किन का कलर होता है, पल्स मतलब हार्ट रेट, ग्रीमेस मतलब बच्चे का रिफ्लेक्स कि कितना वो फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है आपको, एक्टिविटी यानी कि उसका मसल का टोन क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग से आपके हाथ को पकड़ रहा है या जो भी है, और रेस्पिरेशन यानी श्वसन दर। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों को हम देखते हैं, याद करते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में ये अपगार स्कोर के नंबर वगैरह पूछ सकते हैं। यहाँ से पूछ सकता है कि इसमें से कोई भी 3 दे देगा और एक अलग रहेगा, तो पूछेगा अपगार स्कोर में क्या नहीं होता है। तो इसी वजह से आपको ये अपगार स्कोर का फुल फॉर्म याद रखना है और किसका मतलब क्या है ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, VVI। ठीक है, अपगार स्कोर याद रखना है, मस्ट है। अब चलिए इसके स्कोरिंग देख लेते हैं। जब बच्चा का हृदय स्पंदन जो है वो अगर अनुपस्थित होगा, मतलब हृदय जो है उसमें धड़कन नहीं होगा, तो उसको हम 0 अंक देंगे। अगर 100 बार धड़केगा 1 मिनट, मतलब 100 से अगर कम होगा 1 मिनट में, तो उसको हम 1 देंगे, यहाँ 1 होगा। और अगर सामान्य है या 100 से अधिक है तो उसको हम 2 नंबर देंगे। और यही नंबर से लास्ट में हम सारे नंबर को जोड़कर और उसके बाद बता सकते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है। ठीक है, तो चलिए, हृदय क्या हो गया। अब देखिए संवातन दर, ठीक है, ये अगर अनुपस्थित रहेगा तो 0, अगर धीमी या अनियमित है तो 1 नंबर, अगर सामान्य है, इसमें अगर रोता है बच्चा, क्राई करता है, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। पेशीय गति यानी कि जो मसल टोन है उसमें अगर बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम 0 दे देंगे। अगर बच्चा छींकना, धीमी उत्तेजन कर रहा है तो उसको 1 देंगे। बच्चा अगर रोकता है, छींकता है, पूर्णतः उसका हाथ पैर पूरी तरह हिल डुल रहा है, मसल टोन सही है, तो उसको हम 2 देंगे। त्वचा का रंग अगर नीला या पीला है उसको हम 0 देंगे। अगर थोड़ा गुलाबी है और हाथ पैर नीला है तो उसको हम 1 देंगे। और पूरा शरीर अगर गुलाबी है, अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखना होता है। इन चीज़ों को फिर हमने जैसे जैसे रेटिंग किया है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, नंबर सारे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद स्थिति का बताते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है। ठीक है, बच्चे की स्थिति क्या रहेगी वो हम ये अपगार स्कोर को, पूरे अपगार स्कोर को जोड़ देते हैं। जितना जितना आया, ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इन 5 चीज़ों का जितना अंक आएगा, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, तो इन सभी को हम जोड़ देंगे और लास्ट में जो आएगा अंक उसको हम देखेंगे कि ये नॉर्मल के कैटेगरी में है या एबनॉर्मल के कैटेगरी में है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें तो याद रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, आप लोग को इसमें याद करना पड़ेगा ये 5 चीज़ें और इनका मतलब क्या है और कब कैसा कंडीशन पे कौन सा नंबर दिया जाएगा, यहाँ 1 कर लीजिएगा। अंक कितना दिया जाएगा वो आपको इस फॉर्मेट से याद हो जाना चाहिए अपगार स्कोर का। तो आज की क्लास में हमने सेकेंड स्टेज का पूरा अच्छे से पढ़ाई किया है, अच्छे से स्टडी किया है, डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोग को ये पूरा क्लियर है। अगर अभी भी किन्हीं को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछिए, कमेंट करके पूछिए किन्हीं को और डाउट है, कुछ डाउट है पूरा जो सेकेंड स्टेज आज हमने पढ़ा है इसमें।
इसमें किन्हीं को डाउट है पूछिए। जैसे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग पूछ रहे हैं ना कि ये क्या क्या हम केयर देंगे, शॉर्ट में बता दे रही हूँ। डिलीवरी के बाद बच्चे को साफ एक ट्रे में साफ कपड़ा डालकर रख देंगे। इसके बाद बच्चे को का जो लेवल रहेगा टेबल का, वो नीचे होना चाहिए माँ के टेबल से, क्योंकि अभी भी प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहेगा अम्बिलिकल कॉर्ड से, तो बच्चे का ब्लड फ्लो अभी माँ से आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ट्रे को सावधानी पूर्वक से उसमें बच्चे को पकड़ना है। 1 से 5 मिनट में अफगारस को जांच करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड जब काटेंगे तो उसको सफाई से काटना है, जिसको हम एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं। इसको काटने के लिए 2 जगह पहले क्लैंप करके उसके बाद बीच से काट देंगे, ताकि दोनों तरफ का जो ब्लड है वो बाहर नहीं आए, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को सिर से पैर तक सामान्य परीक्षण करेंगे और माँ को लिंग का मतलब बताएंगे कि बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट है पूछिए। चलिए, तो आज की क्लास में हमने सेकेंड स्टेज लेबर का देखा है, लेबर का सेकेंड स्टेज देखा है, सेकेंड स्टेज देखा है। तो यहाँ तक आज के लिए तो पूरा क्लियर है आप लोग को। इसी को अच्छे से रिवीजन कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए थैंक यू।